नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। भारत की वो ताकत जिसे देख पाकिस्तान दहशत में है। जब आसमान में भारतीय वायुसेना के जंगी जहाजों ने उड़ान भरी और अपना दमखम दिखाया तो पाकिस्तान में बैठे आतंक के हुक्मरानों के पसीने छूटने लगे हैं। यूं तो भारतीय वायुसेना के फाइटर प्लेन गंगा एक्सप्रेसवे पर उड़ रहे थे, लेकिन उनकी गरजती आवाज शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर, हाफिज सईद जैसों की घबराहट बढ़ा रही थी। हाईवे के ऊपर एक के बाद एक एयरफोर्स के लड़ाकू विमान, राफेल, सुखोई, जगुआर जैसे फाइटर जेट्स उड़ते देख पाकिस्तान पूरी तरह बेचैन है। आंधी तूफान के बीच हिंदुस्तान के वायु वीरों की शक्ति और कौशल का अद्भुत पराक्रम देखकर पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। इंडियन एयरफोर्स का दम देख दुश्मन पूरी तरह बेदम हो चुका है। आज बात इसी खास मुद्दे पर। नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, बीजेपी प्रवक्ता है। स्वागत है लक्ष्मीकांत जी आपका। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी भी यहाँ पर मौजूद है, कांग्रेस प्रवक्ता है। डॉक्टर प्रदीप, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही कर्नल अनिल माथुर जी भी हमारे साथ है, रक्षा विशेषज्ञ है। सर, आपका भी बहुत स्वागत है, क्योंकि बेहद अहम है। जहां एक तरफ हम बात करते हैं आतंकवादियों की, उन्हें शिकस्त देने की, पाकिस्तान को जवाब देने की, तो दूसरी तरफ भारत की तैयारी भी है। लक्ष्मीकांत जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। ये जिस तरह से गंगा एक्सप्रेसवे पर ये नजारा देखा, करतब जो देखे, और हर किसी की आंखें फटी रह गई, और ये हमें गर्व की अनुभूति भी कराता है कि भारत सिर्फ बातें नहीं करता है, वो मजबूत है, तैयारी भी उसकी है। क्या माना जाए, पाकिस्तान को यह स्पष्ट संदेश है भारत की तरफ से कि भारत सिर्फ अब बात नहीं करेगा, जो करना है वो करके दिखाएगा, और उसके लिए ही ये तैयारी? देखिए श्वेता, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पिछले 11 वर्षों में भारत ने अपनी इतनी मजबूत तैयारी की है सेना के सैन्य क्षेत्र में कि वो पाकिस्तान तो बहुत छोटा देश है, किसी भी अन्य बड़े देश के मुकाबले भी वो सक्षम है अपनी तैयारी के मामले में, अपनी जो रक्षा तैयारी है उसके मामले में। और जो हमारी सेना इतनी ताकतवर है कि आसपास का या एशिया का कोई दूसरा देश ऐसा है नहीं जो हमारी सेना से टक्कर ले सके आज की स्थिति में। जिस तरह की स्थिति परिस्थिति आज हमारे देश के सामने आई है कि हमारे 28 नागरिकों की जिस तरह निर्मम तरीके से हत्या की गई, और उसके बाद जिस तरह पूरे देश में उसको लेकर आक्रोश है, न केवल देश में बल्कि देश की सरकार में जो हमारे लोग हैं उनमें, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के जो आपने पिछले दिनों भाषण सुने हैं जगह जगह, उनमें साफ तौर पर इस बात को आक्रोश दिखता है कि हमारे नागरिकों की, निर्दोष नागरिकों की हत्या हमारे देश में आकर आतंकवादियों ने की है। तो निश्चित रूप से जो आज आपके चैनल के ऊपर ये जो दृश्य दिख रहे हैं, ये केवल हर भारतीय को गर्वित ही नहीं करते बल्कि उसको इस बात के लिए एहसास भी कराते हैं कि वो इस देश में सुरक्षित है, क्योंकि उस देश के पास आज ऐसी ताकत है। आज हमारे पास आप देखिए राफेल जैसे विमान है, आज हमारे पास अपने रक्षा के क्षेत्र में हम अपनी AK-203 राइफल्स बना रहे हैं, हम सबमरीन्स बना रहे हैं, हमारे पास टैंक हैं, हमारे पास जो हमारे भारत में मेड इन इंडिया में बनाए हुए ये जो हथियार है वो है, जिसके कारण आज हम संप्रभु भी हैं और हम किसी भी परिस्थिति से निपटने में सक्षम भी हैं। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि पिछले 11 वर्षों में दुनिया के जो आपके हथियार बनाने वाले देश हैं उनके साथ भारत की रक्षा के लिए जो तैयारी सेना के लिए चाहिए, सेना को जो चाहिए अत्याधुनिक हथियार, उनके रक्षा सौदे हुए और सफल रक्षा सौदे हुए, और उसके कारण आज भारत के पास राफेल जैसे विमान भी हैं और बहुत सारे और भी अत्याधुनिक हथियार हैं। हमारा दुर्भाग्य था, मैं आज इस मसले पर बात नहीं करना चाहता लेकिन संदर्भ आया इसलिए कर रहा हूं, हमारा दुर्भाग्य था कि 2004 से लेकर 2014 तक इस देश ने कोई भी रक्षा सौदा नहीं किया, और क्यों नहीं किया उस पर मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो आज करने का समय नहीं है उसके लिए। लेकिन आज भारत ताकतवर है, और भारत इसलिए ताकतवर है कि भारत की न केवल अपनी सेना ताकतवर है, बल्कि भारत ने जो हथियार पिछले 11 वर्षों में अपने यहां भी बनाए हैं और दूसरे देशों से भी जो समझौते करके इकट्ठे किए हैं, उससे आज भारत से लड़ने में कोई दूसरा देश सक्षम नहीं है। देखिए आज भारत न केवल अपने देश की रक्षा करने में सक्षम है बल्कि देश के दुश्मनों को आक्रामक जवाब देने में भी सक्षम है। और भारत के पास आज एक ऐसी राजनीतिक नेतृत्व है जो बर्दाश्त नहीं करता
आपने देखा कि हमने बहुत दिनों तक बर्दाश्त किया है। हमारे यहाँ घुस कर हमारे शहीद हेमराज का सर काटकर भी पाकिस्तानी आतंकवादी लेकर चले गए थे। हमारे यहाँ देश के अंदर घुसकर भी एक होटल को 3 दिन तक बंदी बनाकर 250 से ज्यादा लोगों को मारकर चले गए थे। बहुत सारे बम धमाके, हमारे जयपुर में बम धमाके हुए, देश का ऐसा कोई शहर नहीं था जब बम धमाके नहीं हुए। तो ये सब स्थिति परिस्थितियां देश में थी, लेकिन आज उस आतंक के खिलाफ भी वार करने में सक्षम भारत की सेना और भारत की सरकार है। और दूसरा देश अगर हमारे ऊपर बुरी नजर रखता है तो उसके खिलाफ भी आक्रामक कार्रवाई करने के लिए हमारी सरकार और सेना दोनों सक्षम है। उसके उदाहरण आपने पिछले दिनों देखे होंगे। जब 2016 में उरी में अटैक हुआ तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक करके उसको जवाब दिया, और जब पुलवामा में अटैक हुआ तो हमने हमारी देश की सीमा को क्रॉस करके उसको जवाब देने का काम किया। ये आज हमारी देश की सेना भी इतनी मनोबल के साथ आगे बढ़ रही है। हमारी देश की सेना देखिए हमेशा से ताकतवर थी। हमारे देश के सैनिकों का जो एक ताकत है वो हमेशा से थी। कमजोरी केवल राजनीतिक नेतृत्व में थी, जो आज आपको देखने को नहीं मिलेगी। उसी के कारण आज देश की जनता ये मानती है कि हमारे अगर नागरिकों के ऊपर हमला हुआ है तो उसका जवाब दिया जाएगा और करारा जवाब दिया जाएगा। जी, कर्नल अनिल माथुर जी हमारे साथ हैं। सर, आप बेहतर तरीके से समझा भी पाएंगे, हमारे जो जंगी जहाज आज उड़ान भर रहे थे, जब हम राफेल जगुआर की बात करते हैं, सुखोई की बात करते हैं, क्या आपको लगता है कि कितने मजबूत हम पहले से आज हुए हैं? और जिस तरह से ये अटैक हुआ था, 28 हमारे लोगों की जान गई थी, निर्दोष लोगों की जान गई थी, उसके जवाब के लिए हम कितने तैयार हैं? जैसा मैं जोशो खरोश मेरे साथी वक्ता के साथ देख रहा हूँ, और देश में भी जो उबाल आ रहा है कि जो ये बेहद दर्दनाक हादसा हुआ पहलगाम में, और उसमें इतने बेकसूर लोगों की, निहत्थे लोगों की जान गई, और एक बहुत ही डरपोक काम किया जो, और तयशुदा ढंग से किया। उन्होंने पहले ही सोच रखा था कि जिस ढंग से करेंगे, आतंकवाद तो पहले भी था, और किस ढंग से आतंक भी पहुंचाना है और देश को थोड़ा सा तोड़ना भी है। वो तोड़ने का काम जो अब चल रहा है दिमाग के अंदर लोगों में, कि भेदभाव का, कि शायद इस ढंग के लोग ही आतंकवाद में या दहशतगर्द में आते हैं। मैं उसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। मैं ये जो आपका चित्र दिख रहा है कि हमारे एयरफोर्स का जो आपका आज का मौजू है, उसके ऊपर मैं थोड़ा प्रकाश डालूंगा। यस, हमारी एयरफोर्स कई सालों में काफी ताकतवर हुई है। सेना का मनोबल तो खैर हमेशा से, राइट फ्रॉम इवन बिफोर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, हमारा सेना तो बनी इस ढंग से कि हमारा सेना का मनोबल हमेशा ऊपर रहता है। नेतृत्व हमारे लिए सभी सर माथे पर है, कोई भी नेतृत्व हो। आज जो मैं बात करना चाहता हूं कि जो एयरफोर्स की जो अभी प्रैक्टिस चल रही है, युद्ध अभ्यास चल रहा है, थोड़ा सा हमने उसको एस्केलेट किया है, मगर सिचुएशन एस्केलेट ना हो ये कोई नहीं चाहता। मैं दावे के साथ कहता हूं कि देश का इस समय विल ऑफ द नेशन ये नहीं है कि इसको युद्ध में परिवर्तित कर दिया जाए, ना हम इस समय हमको ये करना चाहिए, ना ये श्रेष्ठकर होगा। अब बात रही कि फिर तैयारी किस बात की, बदला किस बात का, गुस्सा किस बात का, तो वो ये है कि अब हम इस सोच विचार में हैं कि यस, बदला तो लेना है, किस ढंग से, कहाँ, जगह क्या होगी, समय क्या होगा, और किस क्वांटम के साथ हमने पुश करना है, वो हम इस समय सोच विचार चल रहा है। ना कि ये कि भाई हमारे पास रफाल है या एटमी ताकत है उसका इस्तेमाल करें। वो इस समय फिलहाल ना देश की जरूरत है, ना हमको इस समय उसके ऊपर इतना एस्केलेट करना चाहिए। सभी देश चाहते हैं कि हम इसको एस्केलेट ना करें। बिल्कुल ठीक कहा आपने सर, लेकिन बात वही होती है कि हमारी तैयारी है, हम मजबूत हैं, ये भी वक्त वक्त पे दिखाना जरूरी हो जाता है। ऐसा नहीं कि हम इसके इस्तेमाल के लिए ही तैयार है, लेकिन ठीक आपने कहा कि इसी पर आगे मैं बात करना चाहूंगी। बेहद अहम है प्रदीप जी, तैयारी हमारे एयरफोर्स का दम भी हम वक्त वक्त पे देखते रहे हैं। आज के वक्त में भी भारत पहले से काफी मजबूत हुआ है। इस हिसाब से आप या कांग्रेस कैसा देखती है इसे, जो हमारे लड़ाकू विमान आज गरजे, जिस तरह से जंगी जहाजों ने आज उड़ान भरी, और जो दम एयरफोर्स ने दिखाया है? श्वेता, दुर्भाग्य है इस देश का कि पिछले 10 दिन पहले जो 26 लोगों की आतंकवादी हमले में पहलगाम में मौत हुई, उसके संदर्भ में हमें सेना की शक्ति पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन राजनीतिक क्षमता जो है उस पर संदेह है। और प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह की हठी टोली कर रहे हैं देश के साथ, उस पर हमें शंका उत्पन्न हो रही है। सवाल यह है कि वो कहते हैं, एक जगह जाकर कहते हैं जहां चुनाव होने की परंपराएं हैं, जहां चुनाव की संभावना है, वहां जाकर वो कहते हैं हम एक एक को चुन चुन के मारेंगे। कहीं जाकर कहते हैं कि साहब हम ये बदला लेके रहेंगे। लेकिन सवाल यह है
कि इस देश का पहली बार विपक्ष 11 सालों में एक बार एक मुद्दे पर एक साथ खड़ा होकर सरकार के समर्थन में खड़ा है। सरकार ने एकजुट कहा है कि सरकार अपनी सक्षमता निर्णय ले, सरकार उन 26 जो मानवीयों की हत्या हुई है उनका बदला ले। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका के दबाव के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय को काट रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं। कभी केरल में जाके एक शिपमेंट का उद्घाटन कर रहे हैं और वहां राजनीति कर रहे हैं, वहां मधुबनी में बिहार में जा रहे हैं, वह राजनीतिक बात कर रहे हैं। उनके पास समय है, लेकिन वो दिल्ली में बैठकर इस मसले पर राष्ट्र को गंभीरता से विचार देते हुए सेना का नियंत्रण करें। लेकिन अब चूंकि 10 दिन में वो आतंकवादी जो कश्मीर में छिपे हुए हैं और जिनको सेना ढूंढ रही है, सेना की सक्षमता में कोई कमी नहीं है, लेकिन समय लगता है। लेकिन जब 10 दिन में आतंकवादी को सेना पकड़ नहीं पाई तो मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि हमने सेना को खुला छूट दे दी है, वो चाहे जो करे जैसे करे। अगर ये आतंकवादी 2 दिन में पकड़ लिए गए होते तो 56 इंची ठोक कर कहती कि ये मेरी सेना है, हमने पकड़ के दिखा दिया। और जब सेना को समय लग रहा है काम करने में तो मोदी जी ने अपने आप को अलग करते हुए सेना को जिम्मेदारी दे दी। सुनिए, सेना को जिम्मेदार बना दिया और कहा कि सेना को हमने खुली छूट दे दी है। ये इस तरह की राजनीति सेना के साथ भी कर रहे हैं, देश के लोगों के साथ भी कर रहे हैं। और देश के आने वाले समय में जिन लोगों ने आस्था सरकार में रखी है, विपक्ष ने जिस तरह से एक साथ होकर पिछले 11 वर्षों में पहली बार सभी दलों ने मिलकर इस सरकार का साथ देने की बात की है, लेकिन मोदी जी अब पीठ दिखाकर भागकर अपने उन वादों से मुकर रहे हैं जिससे देश की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। लेकिन प्रदीप जी, यहाँ पर क्रेडिट लेने वाला ये मसला नहीं है, ये क्रेडिट लेने वाले नहीं कि अगर कुछ हो जाए तो हाँ क्रेडिट, क्यों क्रेडिट का खेल कैसे, जिम्मेदारी क्या? हाँ, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, हाँ। उन्होंने अपने आप को सेना की जिम्मेदारी से अलग कैसे कर लिया? उन्होंने कहा हमने छूट दे दी है। जब आप पिछली बार आपने उरी का हमला हुआ, पहलगाम में पुलवामा में हमला हुआ, तब भी अमेरिका ने हस्तक्षेप किया था, लेकिन तब भी आपने जो स्ट्राइक किया था तब तो चिंता नहीं की। आज अमेरिका के फोन पर सरकार विचलित हो रही है, सरकार इधर की बातें कर रही है, सरकार 10 दिन का समय निकाल रही है। प्रधानमंत्री कभी कोची जा रहे हैं, कभी केरल जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, क्योंकि मेजर हिमांशु जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कभी नहीं आ रही। ठीक है, ठीक है, इस विषय पर गंभीरता को ठीक है, ठीक है, एक बार रुके, काम क्यों नहीं कर रहे हैं? ठीक है, मैं इस पे लक्ष्मीकांत जी आपसे जवाब लूंगी। एक मेजर हिमांशु जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी एक कमेंट जरूर लेना चाहूंगे, रक्षा विशेषज्ञ है। स्वागत है हिमांशु जी आपका। सर, अभी प्रदीप जी को भी आप सुन रहे थे, सरकार के स्तर पर कोशिश की जा रही है क्योंकि सबकी प्रायोरिटी में यही है। आज जो प्रदर्शन जंगी जहाजों ने किया, एयरफोर्स का दम, हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि दूसरी तरफ पाकिस्तान है, हमसे बात नहीं कर रहे हैं। एक तरफ गृह मंत्री कह रहे हैं कि हम चुन चुन कर बदला लेंगे एक एक, और हमारी सेना भी उसी दिशा में काम कर रही है। क्या वाकई में आपको लगता है कोई कमी है या सही ट्रैक पर नहीं जा रहे, जिस तरह से विपक्ष सवाल उठा रहा है? देखिए, राजनेताओं की बातों को ना तो फौज को बहुत सीरियसली लेना चाहिए जी, न लिया जा सकता है। उनकी अपनी बाध्यताएं होती हैं, उन्हें चुनाव लड़ने हैं, उन्हें जनता के बीच जनता का मन भी मोहना है, उन्हें लोक रंजन भी होना है। तो फौजी जो अभियान होते हैं वो नेताओं की उनके बयानबाजियों पे नहीं चलते हैं जी। तो फौज अपने तरीके से, तरतीब से, तैयारी के साथ जाना होता है। मेरे ख्याल से पिछले 40 साल में जो सबसे राजनीतिक इच्छा शक्ति का कोई नेता रहा वो इंदिरा गांधी थी। तो कोई फौज कहा जाए कि अब कोई नई शक्ति पैदा हो गई, फौज में कोई अमृत नया पी लिया हो, ऐसा नहीं है। फौज हमेशा पराक्रमी थी, सक्षम थी। और पाकिस्तान एक बहुत छोटा देश है, उसको हम बहुत ज्यादा महत्ता दे रहे हैं। पाकिस्तान के हमने उसे एक महिला प्रधानमंत्री के जमाने में कर दिए थे, एक सक्षम फौज ने। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है पाकिस्तान के साथ इस गिरड़ भपकी की बातें करना। हालांकि एक बड़ा कायराना और दुखद जो ये पहलगाम का ये हुआ है, तो निश्चित तौर पे हमें एक मजबूत उसका जवाब तो देना चाहिए जी। अब सवाल ये है कि वो किस तरह देना चाहिए। जो मैंने कहा, राजनेताओं की बयानबाजियों को चुन चुन कर मारना, इन बातों को ना तो फौज को सीरियसली लेना चाहिए न ले सकती है। बस इनकी एक महत्व कि भाई यदि फौज अपना कोई वो करती है, जब तैयारी करती है, तो उसके लिए पॉलिटिकल अप्रूवल की, क्योंकि हिंदुस्तानी फौज पाकिस्तानी फौज नहीं है। बिल्कुल, ये सौभाग्य की वहाँ पाकिस्तान समस्या ये है कि फौज अपनी ताकत को छोड़ना नहीं चाहती है, इसलिए उसे लगाए कुछ ऐसा करना पड़ता है जिससे कि फौज की महत्व बनी रहे और फौज वहाँ राजनीतिक शक्ति पे भी, उसके एपरेटस पे भी काबिज रहे। तो हम समझना है, वी डोंट वर्क इन अ वैक्यूम। हम एक रिलेटिव वर्ल्ड में सापेक्ष में काम करते हैं। हमें समझना है हमारा दुश्मन किस प्रकार का है। पाकिस्तान को उन्माद में हमेशा फायदा होता है क्योंकि पाकिस्तान में फौज की अहमियत अंडरलाइन हो जाती है। तो उसे इस तरीके रोग स्टेट कहते हैं, वो जो रोग स्टेट है उसके रोल में उसे लाभ होता है।
हिंदुस्तान न कभी रोग स्टेट था। हिंदुस्तान एक प्रजातांत्रिक देश है जहां फौज अनुशासित है और वो राजनीतिक अप्रूवल से एक्शन लेती है। ये खुली छूट वगैरह बातें होंगी, ठीक है, ये अच्छी बातें हैं, लेकिन खुली छूट का ये मतलब नहीं है कि फौज पार्लियामेंट में घुस जाएगी। जैसे पाकिस्तानी बहुत फौज जाती है पाकिस्तान में कि प्रधानमंत्री को जेल में डालती है। खुली छूट के मायने नहीं है। खुली छूट ये है कि भाई फौज अपना प्लान करेगी, वो हमेशा से प्लान करती है। इंदिरा जी को जनरल ने कह दिया था कि मैडम आई कैन ओनली प्रॉमिस यू डिफीट, अगर आज जाएंगे तो मुझे तैयारी के साथ जाएंगे। उन्हें तैयारी का समय दिया गया, क्योंकि मानसून आ रहे थे। वहां कटाई होनी है, कई जगह फसलों की कटाई चल रही है बॉर्डरिंग एरियाज में। भाई हमें ये देखना है कि वहां के लोगों की क्या, हाँ, तो फौज बहुत तैयारी से जाती है जी। मैं माफी के साथ कहता हूँ कि कोई मीडिया की डिमांड पे फौज नहीं अटैक करती है, नेताओं के बयानबाजियों पे फौज नहीं अटैक करती है। हाँ, वॉर इज अ लास्ट डिप्लोमेटिक एफर्ट। वॉर जो होता है, अब दुर्भाग्य की बात यह है मीडिया में और नेताओं का शगल हो गया है कि वो युद्ध को जैसे पेश करते हैं कि सबसे पहले युद्ध करेंगे। नहीं साहब, और सही अमेरिका का एक बयान आता है, आपके हौसले ठंडे होने लगते हैं। तो हम एक रिलेटिव वर्ल्ड में रहते हैं और आज भी अमेरिका ने ये नहीं कहा है कि आप भिड़ जाइए तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। तो अमेरिका ने ये कहा है कि दोनों साथ बैठे और डी एस्केलेट करने का प्रयास करें। ठीक है, मेरी बात पकड़िएगा जी। अब आपके सामने पुतिन का, मैं बस 30 सेकंड ले रहा हूँ आपके सामने जेलेंस्की का यूक्रेन का उदाहरण है। आज यूक्रेन की लूट हो रही है अमेरिका द्वारा। वो अमेरिका जो उसके पक्ष में आया था वही उसकी लूट कर रहा है। हेडलाइन है कि मिनरल्स एक्सेसिबिलिटी। तो देखिए साहब, आप एक बहुत बड़ा मार्केट है, आप एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है। यही अंतरराष्ट्रीय राजनीति में, जियो पॉलिटिक्स में आपकी बहुत बड़ी महत्ता है। इसको एक्सर्ट करिए, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को एक्सर्ट करिए। और ठीक है, शक्ति प्रदर्शन, इन सुखोई राफेल सब उड़े दिखें ताकि हौसले बने, जनता का मनोबल बने, लेकिन फौज लड़ाई अंतिम विकल्प होता है। मैं कर्नल साहब की बात से सहमत हूँ, वो फर्स्ट डिप्लोमेटिक एफर्ट नहीं होता है। जब सब चूक जाते हैं तब फौज आती है। और पाकिस्तान बहुत छोटा देश है, इतना बहुत बड़ा देश नहीं है। हमारी समस्या चाइना है, हमारी समस्या पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान तो चाइना की गोद में खेलने वाला बच्चा है। तो हमें तो अगर राजनीतिक ताकत का आकलन करना चाहिए, चाइना के अनुसार करना चाहिए। पाकिस्तान को कई बार निपटा चुके हैं, आगे भी निपटा लेंगे, और डिप्लोमेटिक एफर्ट्स पे काम करना चाहिए। बिल्कुल हिमांशु जी, और ये कोशिश भी रहती है कि इस स्टेज पर हम पहुंचे ही ना कि हमें युद्ध की तैयारी या युद्ध करना पड़ जाए, और उससे पहले जो कुछ हो सकता है यही कोशिश हर कोई करता भी इस दौरान। लक्ष्मीकांत जी, क्योंकि उस वक्त बहुत सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी प्रदीप जी ने उठा दिए थे और आप उस पर कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, मेरी आधी बात का जवाब हमारे जो रक्षा विशेषज्ञ हैं उन्होंने दे दिया, लेकिन फिर भी एक बात करना चाह रहा हूं कि सेना को खुली छूट देने का मतलब क्या है। सेना को खुली छूट देने का मतलब यह है कि जो कुछ भी करना है, तैयारी करनी है, जगह चयन करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या भारत के हित में है, क्या भारत के अहित में है, उसका फैसला सैन्य अधिकारी ही बेहतर तरीके से ले सकते हैं, राजनेता नहीं ले सकते। इसलिए जो उनको सरकार की तरफ से, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है, सरकार की तरफ से जो उनको एक छूट देनी चाहिए उसको ही खुली छूट बोल सकते हैं भारत में, जैसा उन्होंने कहा। लेकिन दूसरी बात इन्होंने कही कि 10 दिन हो गए, भारत के प्रधानमंत्री ने क्या किया, हमला किया कि नहीं किया। तो मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि पुलवामा में 12 दिन के बाद हुआ था। 12 दिन बहुत अशुभ माना जाता है हमारे यहाँ मरने वालों के लिए। लेकिन आपको प्रदीप जी एक सवाल मेरी तरफ से जरूर बनता है कि जो हमारे मुंबई में 250 लोग मारे गए थे, उनको आपने कितने दिन बाद हमला करा था पाकिस्तान के ऊपर? जब जयपुर में हमारे 72 लोग मारे गए थे तब कितने दिनों बाद हमला किया था आपने? दिल्ली में हमारे बम धमाकों में लोग मारे गए तब कितने दिनों बाद किया था? लखनऊ में मारे गए, हमारी पूरी ट्रेन उड़ा दी गई थी आसाम में, तब कितने दिनों बाद आपने हमला किया था? आप एक गंभीर विपक्ष होता है ना, उसकी तरह व्यवहार करिए भारत के डेमोक्रेसी में। आप क्या बातें कर रहे हैं आपको पता है? आप इस देश के दुश्मनों के हौसले बुलंद करने वाले बात करें, दुश्मन की भाषा में बात करें। आपको बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। कोई सवाल नहीं है आपके पास, कोई सवाल नहीं है। अरे कोई सवाल नहीं है, कोई सवाल नहीं है। प्रधानमंत्री क्या जिम्मेदारी से भाग रहे हैं? क्या जिम्मेदारी से भाग रहे हैं? अरे बताओ ना क्या जिम्मेदारी से भाग रहे हैं? बताओ ना क्या भाग रहे हैं? अरे जिम्मेदारी से क्या भाग रहे हो बताओ ना सरपंच। अरे ओ महाराज, ये बताओ कि जिम्मेदारी से क्या भाग रहे हैं? अगर आप इसी तरह डिबेट कराएंगे ये क्या है? कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे, 40 करोड़ लोगों ने प्रदीप जी, लक्ष्मीकांत जी, अरे कायरो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। 250 लोग मारे, प्रदीप जी, 250 लोग मारे, ठीक है,
चलिए ठीक है प्रदीप जी, क्योंकि वक्त एक सेकंड रुकिए सर। प्रदीप जी चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, ये आप मान रहे हैं, एक मिनट लक्ष्मीकांत जी, एक मिनट हिमांशु जी, एक मिनट लक्ष्मीकांत जी बात सुनिए। प्रदीप जी चर्चा करिए, लड़ाई मत करिए यहाँ पर, एक सेकंड रुकिए। प्रदीप जी बस लक्ष्मीकांत जी आप सुन लीजिए, प्रदीप जी एक मिनट, प्रदीप जी बस आपने अपनी बात रख लिया, आपने सारा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है, लेकिन मोदी अपनी जिम्मेदारी से बाहर। एक मिनट ठीक है, ये आप मान रहे हैं, लेकिन हाँ बिल्कुल अनिल माथुर जी, ये बेहद अहम है, ये अहम मुद्दा है, अहम मसला, और हम बात किस पर कर रहे हैं? आप हर चीज को राजनीतिक दृष्टि से देख रहे हैं, और क्या एक सवाल का जवाब से चाहेंगे। हर कोई चाहता है कि हमला हुआ या इस तरह के हादसे हुए 2 दिन में सब चीजें हो जाए, क्या इतना आसान होता है? इतनी बड़ी सेना है, हर चीज सोच समझकर प्लानिंग के साथ की जाती है, इसे जरा आप समझाइए, क्योंकि ये बार बार राजनीतिक स्तर पर कैसे दिन गिने जाएंगे, या यहाँ पर एक्शन होना चाहिए अगले दिन ही तो नहीं हो जाएगा? मैम हम कोई ऐसे इजराइल जैसा छोटा देश नहीं है, हमारी 140 करोड़ की आबादी है, हम नी जर्क एक्शन जो आर्मी में कहते हैं, नी जर्क एक्शन या ट्रिगर हैप्पी एक्शन नहीं कर सकते हैं कि हमारे इतने मारे गए तो चलो लड़ाई के लिए और निकालो अपने रफाल और भेद दो दुश्मन का सीना, ऐसा नहीं होगा। एक मैच्योर वे से, और मुझे पूरा विश्वास है देश के विल ऑफ द नेशन पर भी और फौज की तैयारी पे भी, एयरफोर्स नेवी सभी की तैयारी पर, कि हम यस जस्ट वेट एंड वॉच, as I told you at the start, कि there will be time of our choosing, place will be of our choosing, जगह भी हमारी होगी चुनी हुई, और समय भी हमारा होगा, और किस क्वांटम से, किस ताकत के पंच से हमको करना है वो। इस ढंग के उबाल से देश के ऊपर दूसरे देश पे अटैक कर देना, इस समय तो जिस ढंग से ये उबल रहा है यहाँ पर स्थिति, ऐसा लग रहा है कि आज ही निकल पड़े पूरे रफाल और सीधे रावलपिंडी की तरफ मूव कर जाएं, ऐसा नहीं होगा। और यस, देश को विश्वास दिलाता हूं, एक मैं फौजी होने के नाते, फौज की तरफ से नहीं, एक फौजी होने के नाते, कि यस जवाब मिलेगा, और ऐसा यादगार जवाब मिलेगा। और जैसा मैंने कहा कि देश का नेतृत्व क्या है, पॉलिटिकल विल क्या है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नेशनल विल की इंपॉर्टेंस है, और देश उसी ढंग से आर्मी नेवी एयरफोर्स और बिल्कुल इसमें गुस्सा उबाल से नहीं, इसमें पेशेंस रखने के साथ जो कर रहे हैं वो जिनकी जिम्मेदारी है वो कर रहे हैं, थोड़ा पेशेंस बाकी सबको भी रखना, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है। मिस्टर हिमांशु जी सर एक फाइनल कमेंट जरूर चाहेंगे। ये जो प्रदर्शन हुआ, ये वायुसेना की ताकत का प्रदर्शन, क्योंकि इसे पाकिस्तान से जोड़कर देखा जा रहा है, इसका मैसेज क्या है? दूसरी अहम बात ये कि हर कोई इंतजार कर रहा है कि तुरंत ही इस पर एक्शन हो जाए, कितना पेशेंस रखने की आमजन को भी जरूरत है? सिर्फ आक्रोश उबाल इससे तो कुछ नहीं होगा। जी बिल्कुल आपकी बात सही है। जिन लोगों ने किया इस कायराना हरकत को अंजाम दिया, उन्होंने देश के एक तरीके से अहम पे एक तरीके का आघात किया दिल पर, है ना। और ये अच्छी बात थी कि जनता आंदोलित हुई, लेकिन उसमें कुछ लोगों का जो रवैया रहा कि भाई उसे हिंदू मुस्लिम करने का, हमें एक बात समझनी चाहिए कि कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है, और कश्मीरी हिंदुस्तान का उतना ही देशवासी है जितने हम और आप हैं। तो हम अगर उसे अपने खिलाफ कर लेंगे तो हम देश की एकता अखंडता बनाए नहीं रख पाएंगे। अगर हम देश की एक बहुत बड़ी आबादी को अपने खिलाफ कर लेंगे तो ये हमारी रणनीतिक चूक है। हमें इससे एक लाभ उठाना चाहिए था, उसमें हमें चूकना नहीं चाहिए कि जिस कश्मीर घाटी में आतंकवादियों के पक्ष में नारे लगते थे, उस घाटी में आम आदमी कश्मीरी आतंकवादी के मुर्दाबाद के नारे लेके सड़क पे आ गया था। तो आज हमें उसका हाथ थामना चाहिए था और उसका हाथ पकड़ के उसे पाकिस्तान के खिलाफ अपने साथ मिला करके खड़ा करना चाहिए था। ये एक ऐतिहासिक मौका था जो हमें इस दुर्भाग्य की क्षण में इत्तेफाक से मिल गया था, जिसका हमें लाभ उठाना था। तो जो लोग इस तरीके की वीडियो में वो शहीद की विधवा कह रही है, उसे गाली गलौज कर रहे हैं, वो शहीद की नेवी ऑफिसर है नरवाल, उनकी बेटी बहुत विवेकपूर्ण, ये होती है अच्छी राष्ट्रभक्ति और नेशनलिज्म, कि उसने कहा कि भाई मैं कश्मीरी और मुसलमानों के खिलाफ नहीं हूँ, क्यों इस पे बयानबाजी हो, मैं इस कायराना आतंकवाद के खिलाफ हूँ और इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। तो देश की आवाज होनी चाहिए कि इस बदकिस्मत घड़ी में न्याय मिले, इंसाफ मिले, और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। लेकिन हम देश के अंदर विभाजन ना पैदा करें और ये रणनीतिक भूल ना करें, और कश्मीर को जोड़ने का जो मौका मिला है कि कश्मीरी आवाम सड़क पे आया है, उसको हाथ
हाथ मिला के अपने साथ खड़ा करें। बिल्कुल इससे हमें लाभ हो। जी हिमांशु जी, बहुत ही सही बात आपने कही है और ये समझने की भी बात है। और जिस तरह से अभी माथुर जी भी कह ही रहे थे कि जगह भी हमारी होगी, समय भी हमारा होगा, तो थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है, क्योंकि जिन पर जिम्मेदारी है, अगर हम और आप आम इंसान के अंदर इतना उबाल है, इतना गुस्सा है, तो सोचिए जिन पर जिम्मेदारी है, जिन्हें एक्शन लेना है, उनके अंदर क्या कुछ चल रहा होगा। लेकिन यहाँ पर हो हल्ला करने से कुछ नहीं होगा। जिन्हें करना है वो तैयारी लगातार कर रहे हैं, बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, एक्शन लेने की पूरी तैयारी है। लेकिन हर चीज का समाधान युद्ध नहीं होता है, तो इसलिए युद्ध के लिए या राफेल उड़ रहे हैं या युद्ध ही करने जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। भारत बहुत सक्षम है, हमारी सेना बहुत सक्षम है और जो होगा बहुत अच्छा होगा, एक्शन भी लिया जाएगा, लेकिन थोड़ा इंतजार की जरूरत है। वक्त क्योंकि खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना है। नमस्कार। नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं।